कुछ लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। मेरे भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे कि टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर हमारी सरकार ने 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए, आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस कहते हैं कि 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इम्पोज नहीं कर सकता है। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर पीडीपी की सरकार थी, मैं भारत का गृह मंत्री था। बराबर आकर उस समय के मुख्यमंत्री महबूबा जी से मैं कहता था हालात सामान्य होने चाहिए। यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन मेरे गृह मंत्री रहते हुए मेरे नेतृत्व में यहां पर आया था। मैं विरोधी दल के कुछ सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को, जिसमें शरद यादव जी भी उस समय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे, मैंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमसे यह सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए। यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए। शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरद यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए, और बहनों भाइयों, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमारे देश के वरिष्ठ सांसदों से वह बात नहीं करेंगे। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, जिनके ऊपर केसेस लगे थे, बार बार वहां की जनता कहती थी कश्मीर की कि गृह मंत्री जी, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके केसेस को विड्रॉ कर ली। उस समय की मुख्यमंत्री से बात किया मैंने कहा कि मैं आप इस बात की मैं इजाजत देता हूं कि जो मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन पर मुकदमे लगे हैं वो वापस कर लिए जाए। कलेजा खोलकर कश्मीर में हालात को काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना था बहने भाइयों हम लोगों ने किया। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रेस्पॉन्ड करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु का यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं।
और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। मेरे भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की, 40,000 की भर्तियां की। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत काश्मीर है, पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को। रामबन, यहां मैं खड़ा हूं, रामबन और बनिहाल के कुछ इलाकों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी हम कराएंगे इस जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे बहनों भाई, और सुरक्षित वापसी कराएंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी होंगे, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थी होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, गोरखा समाज के लोग होंगे, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार बनाइए, जम्मू कश्मीर की धरती पर हम आपका पुनर्वास करेंगे, यहीं पर आपको लाएंगे, यहीं पर आपको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। मेरे भाइयों, एक बहुत तड़पन है हम लोगों के दिल में। जम्मू कश्मीर के पास प्रतिभा संपन्न लोगों की कमी नहीं है, योग्य लोगों की कमी नहीं है, काम करने की लोगों की नीयत है, काम करने का कौशल है, वो अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो अवसर उन्हें मिलना चाहिए वह अवसर अब तक नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार का फैसला है कि हम एक मॉडल स्टेट के रूप में हम जम्मू कश्मीर को खड़ा करेंगे, करके दिखाएंगे। आपका समर्थन चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप राकेश ठाकुर को बम्पर वोटों से जिता दीजिए। जो इस मीटिंग में नहीं आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप जिता दो। आप, मैं रामबन वासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और राकेश ठाकुर हमें इजाजत देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो मैं एक बार फिर से रामबन की धरती पर आऊंगा। बहनों भाइयों, फिर से आऊंगा। रामबन की धरती पर मैं आऊंगा, फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा।